हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पर हम हमारे कंडक्टर्स की थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा रिलेटेड टू कंडक्टर्स। सो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 को कम्प्लीटली देखा होगा एंड साथ में उसे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मंडे वेंसडे फ्राइडे, जी हाँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे, इन 3 दिनों पर कंडक्टर से रिलेटेड लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं। इन लेक्चर्स के अंदर हमने कोशिश किया है कि बिल्कुल चीज़ों को जीरो लेवल से शुरू करें और बिल्कुल बेस्ट लेवल पे फिनिश अप करने की कोशिश की है। तो बेस्ट लेवल पे फिनिश अप करने की मतलब है कि आपको थ्योरी के अंदर हर एक चीज़ के पीछे का प्रॉपर रीज़न और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और साथ में अच्छे सोर्सेज से कंपाइल अप करते हुए क्वेश्चंस भी आपको लेक्चर्स के अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। तो इनफ प्रैक्टिस और अच्छी थ्योरी के साथ जब आप चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे खुद से ही पहुंच जाने वाला है। और जब आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से फिनिश अप करेंगे तो आपको खुद ही ये एट द एंड रियलाइज हो जाएगा कि आपने कंडक्टर्स को बिल्कुल बेस्ट लेवल पे फिनिश कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसी लेवल पे आप कंप्लीट फिजिक्स को भी फिनिश अप करें तो आप हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाते हुए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको हमारे कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे और उस कोर्स के अंदर हमारे कंप्लीटेड कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स का कोर्स एक कंप्लीट किया है हमने, एसएचएम ऑप्टिक वेव्स ये भी हमने कंप्लीट कवर अप कर लिया है। तो इस कोर्सेज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह के बारे में बात करूँगा नहीं फ़िलहाल, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने कोशिश की है लेक्चर्स के अंदर कि जो भी टॉपिक का जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर दिया जाए। विच मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर आपको वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो हमने कोशिश की है कि अच्छा लेक्चर्स आपको अच्छी थ्योरी पहले पढ़ा दी जाए, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न समझा दिया जाए, आपको बता दिया जाए ये लॉ कब एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये फोर्स कैसे आता है, ये फोर्स कब आता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्ड वे पे पहले समझा दी जाएगी आपको। और फिर उससे रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे सोर्सेज से लाइक पाथ फाइंडर, इरिडोव एंड मैनी मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल, इन सारे चीज़ों से अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए आपको लेक्चर्स के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या सर लेवल ऑफ लेक्चर्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई होगा जिससे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ईजी लेवल से शुरू करते हुए, बिल्कुल बेसिक लेवल से, मीडियोकर लेवल से शुरू करते हुए हमने बिल्कुल बेस्ट लेवल पे चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश की है। तो जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को अगर लगाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल पे आपके पास बहुत सारे अच्छे खासे अप्रोचेस होंगे। आपने बहुत कुछ देखा होगा जिससे कि आपको जब नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अगर आपने हमारे थ्योरीज को बार बार रिवाइज किया है तो ज़रूर एट दैट मोमेंट आपको क्लिक कर जाने वाला है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर्स को अच्छी तरह से फॉलो अप करते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, तो इससे बेहतर मैकेनिक्स आप जनरली नहीं सीख सकते। बट मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप 5-6 लेक्चर्स देखते हैं और 5-6 लेक्चर्स देखने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे सारी चीज़ें बनने लगें। आपने अच्छी रिवीजन भी नहीं की है, बस लेक्चर्स देख लिए हैं, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे सब कुछ बनने लगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला इन लेक्चर्स के अंदर। ऐसा कोई भी जादू यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से चीज़ों को सीखें तो आपको इन लेक्चर्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, और अगर आप स्टिक रहते हैं तो एट द एंड आप 100% इस लेक्चर से इंडिया की बेस्ट मैकेनिक्स को आप कवर अप कर सकते हैं। और साथ में ऑप्टिक्स, एसएचएम और वेव्स की बात करें तो इस टॉपिक का डिमांड थोड़ा अलग है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस होते नहीं हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसी में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इस वजह से हमने इसमें कोशिश क्या की है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक चीज़ के पीछे का प्रॉपर लॉजिक आपको सिखा दिया जाए। बिकॉज वेव्स, एसएचएम, इसमें जो इक्वेशंस होते हैं ना उसे याद कर लेते हैं बच्चे, तो याद वगैरह तो नहीं किया है हमने, हर एक चीज़ को समझा है, वो इक्वेशंस क्या बताने की कोशिश करता है एंड ऑल। और अगर आप उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं तो उसके बाद अगर आपके सवाल में छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस होते हैं तो आप उसको
खुद से ही डील कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं, और अगर आप अपने प्रिपरेशन पे कहीं लैक कर रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारे इस कोर्सेज को। आई एम 100% श्योर कि अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो अप करते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी हो नहीं सकता। और मैं अगर थोड़ी सी बात करूं हमारे इस कोर्सेज के अंदर, तो मैं एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे फिजिक्स की कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम हर एक कोर्स के अंदर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी रखने वाले हैं। इस एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के अंदर क्या होगा, मतलब इस कोर्स के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। हमने जब सारी चीज़ों को फिनिश अप कर लेनी है तो उसके बाद हम डिटेल्ड वे पे आपको क्वेश्चंस कंपाइल अप करते हुए देंगे, और फिर आप उन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उसका सोल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर मैनर पे, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पे रखते हुए आपको सोल्यूशन कोई दूसरा मास्टर ला कर दे रहा है, ऐसा नहीं। मैं खुद से आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए सारे क्वेश्चंस को, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो अप कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नीड नहीं होगी, इस बात का मैं 100% अश्योरिटी आपको दे सकता हूँ। और मैं अगर अपने ऑनगोइंग कोर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, और अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर हम 5 से 6 चैप्टर्स कवर अप करते हैं। और ये जो टॉपिक है अगेन यहाँ पर प्रैक्टिस मांगता है आपको ये टॉपिक, और अच्छा खासा थ्योरी भी मांगता है। तो हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को ऑन पॉइंट रखते हुए अच्छी तरह से थ्योरी, आपको जितना टाइम देना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने दिया है, अच्छे प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड किए हैं। तो बेस्ट लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिस तरह से फिनिश किया जा सकता था हमने कोशिश किया है कि अभी तक फिनिश अप करें, और अभी हमने करंट वाले पार्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है और अब हम मैग्नेटिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस कोर्स को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन जब हमारे कोर्सेज वगैरह कंप्लीट होंगे तो इसके अंदर भी हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस वगैरह लगाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लिया था। सर कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने कि कैविटी के अंदर या फिर सेंटर के अंदर अगर हम एक चार्ज को रख दें तो किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फील्ड किसकी वजह से कहाँ पर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया था। हमने यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात किया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बात किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि अंदर वाले जो भी चार्जेस हैं वो बाहर फील्ड नहीं बना सकते, नेट फील्ड, और जो भी बाहर वाले चार्जेस हैं वो अंदर फील्ड नहीं बना सकते। तो एक तरह से ये शील्ड, कंडक्टर एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्ड वे पे बात लास्ट लेक्चर में कर लिया है। तो चलिए कुछ और फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड फिर वीडियो पर आगे बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे, पोटेंशियल लिखना चाहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन के। तो चार्ज इनसाइड द कैविटी, तो आप देख सकते हैं ये आपको एक पूरा कंडक्टर देखने को मिलने वाला है। ये एक पूरा कंडक्टर है, उसके अंदर आपने एक चार्ज रख दिया है सेंटर पे, उसके अंदर आपने चार्ज रख दिया है सेंटर पे। और अब हम यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। तो आपको एक चीज़ इसमें याद रखना है, मैं एक पॉइंट साइड में लिखना चाहूँगा, और ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज around a non-uniform cavity is inversely proportional to the radius of curvature. Is inversely proportional to the radius of curvature. मतलब नॉन यूनिफॉर्मली शेप का अगर आपको बॉडी देखने को मिलेगा तो वहां पर जो चार्ज की डेंसिटी होगी, चार्ज कहाँ पर ज़्यादा होंगे, चार्ज कहाँ पर कम होंगे, जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करने वाली है, वो डिपेंड करने वाली है कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। मतलब अगर यहाँ पर क्यू चार्ज आया है, अगर यहाँ पर क्यू चार्ज आया है तो हमें पता है कि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर ओवरऑल जनरली देखने को मिलेंगे। माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाएंगे। अब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर जब आएंगे तो आपने जब इसको चार्ज दिया है ना, आपने इसको जब चार्ज दिया है, अभी चलिए आप ऐसा मान लेते हैं इसमें माइनस क्यू चार्ज आ गए, और माइनस क्यू चार्ज ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है,
ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, वहां पर आपके चार्ज की डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। मतलब यहाँ से आपके कुछ लाइंस वगैरह ऐसे निकलेंगे और यहाँ तो आप बोल सकते हैं माइनस क्यू के चार्जेस ओवरऑल आएंगे, और बाहर की तरफ अगर आप देखें तो फिर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाहर के चार्जेस को अगर फील्ड अंदर अगर जीरो बनाना है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो कैविटी के अंदर हमें पता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर हमने सेंटर में क्यू चार्ज रख दिया तो माइनस क्यू चार्ज इधर आ गया उसके अंदर सरफेस पे, और बाहर वाले सरफेस अगर यूनिफॉर्म शेप का है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कर ली थी। तो कैविटी के अंदर हम कुछ इस तरह से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। तो देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझिएगा। सपोज मान लीजिए आपने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, एक कंडक्टर बनाया, और इस कंडक्टर पे अगर मान लीजिए आपका शेप कुछ अजीब सा बन गया, ठीक है, इस कंडक्टर का शेप आपने मान लीजिए कुछ अजीब सा बना लिया, कुछ इस तरह का। तो इन दैट केस, एक सेकेंड, तो अगर ऐसा कुछ अजीब सा कंडक्टर बन रहा है, ओके, तो ऐसा अगर कुछ कंडक्टर देखने को मिल रहा है तो आपको ये जनरली समझ में आएगा कि जहां पर अगर आप इसको क्यू चार्ज देते हैं, अगर आप इसको क्यू चार्ज देते हैं बाहर से, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज क्यू होगा वो कुछ इस तरह से स्प्लिट होगा कि जहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है उस जगह पर चार्जेस ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, और जहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है वहां पर चार्जेस आपको कम देखने को मिलने वाले हैं। ये पॉइंट से आपको ये समझना है। इसका मतलब आप जब किसी अनइवन शेप के बॉडी को चार्ज देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जहां पर उसका आरओसी छोटा है, जिस भी सेक्शन का आरओसी छोटा है, वहां पर चार्ज की डेंसिटी हाई होने वाली है। जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बड़ा है वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होने वाली है। आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। इस पॉइंट से हम क्या कहना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में भी अब आप बात कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रिवीजन की तरह हम देख रहे हैं, आगे हम और भी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया है, और इस क्यू चार्ज के कारण आपको पता है कि यहाँ पर चार्जेस ऐसे निकलेंगे, माइनस क्यू चार्जेस ऐसे हो जाएंगे यहाँ पर। अब माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, बिकॉज शेप भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये माइनस क्यू चार्ज आ गए। अब जब माइनस क्यू आए तो बाहर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज आना चाहिए, प्लस क्यू का आना चाहिए। तो बाहर वाले सरफेस पे अगर प्लस क्यू का आना है तो आपको अगेन ये बात समझ में आनी है कि जो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आया है ये भी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले हैं। और जहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पर चार्ज थोड़े ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बाहर वाले नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन पे जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां पर चार्ज की डेंसिटी आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम बात करने वाले हैं फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द थिक सेल। तो अब अलग अलग पॉइंट पे फील्ड और अलग अलग पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैसे लिखना है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन, समझ में आएगा हमें कि कैसे डील करना है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हमने एक क्यू चार्ज को सेंटर पे रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज को इस पर्टिकुलर फिगर पे। इसका इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस आपका 2r है। दो पॉइंट्स हमने बनाया है ए और बी, और ए और बी पे आपको फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है ए और बी पे, इस सेटअप की वजह से। तो पहले तो चलिए इसमें हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर कर देखते हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद फिर फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये आपको ओवरऑल शेप देखने को मिल रहा है। अब इस शेप के अंदर आपको आइडिया लग गया कि यूनिफॉर्म है। तो पहले ही आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर माइनस क्यू आने वाला है और बिल्कुल यूनिफॉर्म वे पे आने वाला है। तो ये माइनस क्यू आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये माइनस क्यू जैसे आता है तो बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आना है,
और अगेन आपको ये बात भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्लस क्यू आ गया। तो ओवरऑल सेटअप आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड अगेन प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू और अगेन प्लस क्यू, इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें पॉइंट्स पे फील्ड लिखना है और पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखना है। तो चलिए पहले फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फील्ड एट बी वाले पॉइंट पर क्या फील्ड है इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे ए वाले पॉइंट पर क्या फील्ड है, फिर दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे। चलिए बी वाले पॉइंट पर फील्ड सोचिएगा, बी वाले पॉइंट पर फील्ड सोचिएगा। तो ऑब्वियसली जब भी आपको फील्ड लिखना है तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपके पास दो अप्रोचेस हैं। आप सारे चार्ज की वजह से नेट फील्ड लिखिए, जो भी अंदर है जो भी बाहर है सबकी वजह से लिखिए और उनका वेक्टर सम कर दीजिए। ये आप तब कीजिए जब आपको आइडिया कुछ भी नहीं लग रहा है कि किसका फील्ड बनना है किसका नहीं बनना है। तो आप सबका फील्ड लिखिए और फिर एक साथ ऐड करने की कोशिश कीजिए वेक्टरली, तो जिसे कैंसिल होने हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप पिछली चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा कि अंदर के चार्ज बाहर फील्ड बनाते नहीं हैं और बाहर के चार्ज अंदर फील्ड बनाते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि बी वाले पॉइंट पे नेट फील्ड will only be due to plus q on the outer surface। सही बात है, आउटर सरफेस पे जो प्लस क्यू है उसकी वजह से ही नेट फील्ड होने वाला है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो फिर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो बनने वाला है के क्यू बाय आर बी स्क्वायर, के क्यू बाय आर बी स्क्वायर। देख लीजिए समझ में आया होगा आपको क्यों ऐसा लिख रहे हैं। अब अगर आप चाहें वेक्टर एडिशन के थ्रू तो इस प्लस क्यू का जो फील्ड है ये माइनस क्यू का फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं। तो नेट अगर आप सबका भी लिखेंगे और ऐड करेंगे तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर ही लेना है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर ही लेना है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो चलिए देखते हैं उसे भी समझते हैं। अच्छा, ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो अब वीडियो पॉज कीजिए आप और एक बार सोचिए कि क्या हो सकता है। ए पर फील्ड किसने बनाना है, नेट फील्ड। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि बाहर वाले जो प्लस क्यू हैं, आउटर प्लस क्यू, इसने तो फील्ड बनाना नहीं है। तीन तरह के चार्ज है ना, ये तीन चार्जेस हैं, आउटर प्लस क्यू, इनर माइनस क्यू और फिर सेंटर प्लस क्यू। ये तीन चार्जेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आउटर प्लस क्यू ने तो फील्ड बनाना नहीं है, इसने तो फील्ड बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है अंदर फील्ड? बिकॉज हमने ऑलरेडी रीजन समझ लिया था कि जो कंडक्टर के बाहर के चार्ज हैं वो कभी भी अंदर के किसी पॉइंट पर नेट फील्ड बना नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाहर के चार्ज प्लस क्यू ही है, तो वो अंदर पे किसी भी पॉइंट पर फील्ड बनाएंगे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर प्लस क्यू का फील्ड नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, आउटर प्लस क्यू का फील्ड नहीं रहा। अब कौन सा बचता है सर? इनर माइनस क्यू, इनर माइनस क्यू और सेंटर प्लस क्यू। सोचिएगा अब किसका फील्ड होगा किसका नहीं होगा। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि इनर पॉइंट है और इनर चार्जेस हैं ये दोनों, ये तो इनर चार्ज है ये भी इनर चार्ज है, तो दोनों की वजह से फील्ड होना चाहिए। बट एक बात फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनर माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? सोचिएगा क्यों नहीं होगा इनर माइनस क्यू की वजह से फील्ड? बिकॉज इस वजह से नहीं होगा कि आपको ये आइडिया ज़रूर लग रहा होगा कि ये एक जो शेल बना है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस क्यू का एक चार्ज ऐसा बना हुआ है, और अगर उसके आप किसी इनर पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी कि शेल थ्योरम के थ्रू हमने जैसे फील्ड को कैंसिल करना सीखा था, उसी तरह से अगर आप सोचें तो ये माइनस क्यू अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, ये वाला जो है वो अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल अप करने वाले हैं, और फाइनली ये जो माइनस क्यू का चार्ज है वो भी कुछ भी नेट फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है, वो नेट फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। इस वजह से मैंने माइनस क्यू को पे भी एक क्रॉस साइन लगाया। तो बचता कौन है? सेंटर पे जो क्यू चार्ज है उसका फील्ड हो सकता है।
सेंटर पे जो प्लस क्यू चार्जेस का फील्ड हो सकता है, एंड ऑब्वियसली वहां पर उसका फील्ड है ही। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ फील्ड लाइंस बन रहा है, ऐसे कुछ फील्ड लाइंस बन रहे हैं, उधर पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो इस प्लस क्यू के जैसा ही सिर्फ बन रहा है। इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, वो सिर्फ डिस्टेंस आपको r/2 बताया गया है, तो KQ/r/2 का होल स्क्वायर, KQ/r/2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे फील्ड लिखना है। अब चलिए पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि बी वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है और ए वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है। बहुत आसान होगा पोटेंशियल को भी सोचना, जैसा फील्ड के लिए इजी हमने देख लिया वैसे ही पोटेंशियल के लिए भी इजीली चीज़ों को देख लेंगे। बट आपको पोटेंशियल का डेफिनेशन पहले क्लियर अप होना चाहिए। तो बताइए क्या होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन, एक बार दिमाग में सोचिएगा। तो पोटेंशियल के डेफिनेशन में ज़रूर आपको ये बात दिमाग में आया होगा कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है ड्यू टू द गिवन चार्जेस, एक गिवन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो आपको इन्फिनिटी से यूनिट कूलम चार्ज को उस पॉइंट पर लाना होगा अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ चार्ज। ये जो ग्रुप ऑफ चार्ज हैं उनके फील्ड के अगेंस्ट इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आपको अगर चार्ज को लाना है, यूनिट चार्ज को लाना है, यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक ऐसा डेफिनेशन हम जनरली बोल सकते हैं। और साथ में आपको दो चीजें पता होना चाहिए। तो एक तो मैंने अभी आपको क्लियर कर लिया कि डेफिनेशन पे पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल के लिए दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो एक तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे सोचना है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है दैट इज द पोटेंशियल। एंड सेकंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक शेल है तो इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है, R इसका डिस्टेंस है। सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है, R इसका रेडियस है। और अंदर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है ये भी KQ/R ही होता है, बिकॉज आपको पता है कि कंडक्टिंग शेल की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी चार्जेस हैं सिर्फ सरफेस पे हैं। तो सरफेस पे सिर्फ चार्ज होने की वजह से जब आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जब आप चार्ज को लाएंगे तो आपको पता है कि आपके पास जो फील्ड है वो यहाँ तक ही है, अंदर तो फील्ड होता ही नहीं है। तो सरफेस तक लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ा है वही वर्क किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर जाने के लिए भी करना पड़ेगा। इस वजह से जो भी सरफेस का पोटेंशियल होता है वही किसी अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है इस तरह के कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल को लिखने के लिए। ठीक है, क्या दो बातें एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट है कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि आपको उस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से इन्फिनिटी से अगर उस पॉइंट तक, जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो, उस पॉइंट पर अगर आपको एक चार्ज को लाना है तो इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लाइए आप उस पॉइंट तक, जो भी वर्क किया आपने वही उस पॉइंट का पोटेंशियल है। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, पहला चीज। और इसी आइडिया को दिमाग में रखते हुए जब हमने चीज़ों को प्रूव किया था तो हमने देखा था बाहर वाले पॉइंट पर ऐसा पोटेंशियल आया था शेल की वजह से, अंदर वाले पॉइंट पर सरफेस पे ऐसा पोटेंशियल आया था, और अंदर वाले पॉइंट पर जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा? बिकॉज जब आप सरफेस तक वर्क करते हैं उसके बाद अंदर के किसी भी पॉइंट पर जाने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर पे फील्ड ही नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगा? अच्छा, अगर इतनी बातें आप समझते हैं तो चलिए अब इसका पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे, इसके पोटेंशियल को लिखने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसके लिए सबसे पहले पोटेंशियल एट बी। तो अब आप दोनों तरह से सोचिएगा। बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो पहला अप्रोच इन्फिनिटी से बी तक लाइए और आपको जो भी फील्ड मिला होगा उसके अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा। तो आपको पता है कि बाहर वाले पॉइंट पर इन्फिनिटी से बी तक अगर मुझे आना है तो सिर्फ किसके फील्ड के अगेंस्ट जाना है? मुझे पता है कि सिर्फ बाहर वाले प्लस क्यू की वजह से जो भी फील्ड है
उसकी वजह से ही फील्ड बन रहा है बाहर वाले पॉइंट पे, तो सिर्फ उसके अगेंस्ट वर्क करना है। और मुझे पता है कि एक शेल के बाहर वाले पॉइंट पर जो फील्ड होता है वो KQ/R² है, और इसकी वजह से जो वर्क करना पड़ेगा वो माइनस एक लिख लेता हूँ साथ में dr, बिकॉज dr नेगेटिव है। दिस इज दी वर्क डन, और इसी को मैं पोटेंशियल लिखता हूँ, और इसके बाद आपको जो रिजल्ट आता है वो KQ/R1 और KQ/R2 जैसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमने कैसे पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकाला है, ये तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो बी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सिर्फ बोल सकते हैं किसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ है, इस प्लस क्यू की वजह से सिर्फ वर्क हुआ है। तो अगर इस प्लस क्यू की वजह से सिर्फ वर्क हुआ है तो ऑब्वियसली है कि इस बी वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/ इस पॉइंट का डिस्टेंस RB माइनस KQ/इन्फिनिटी होने वाला है। KQ/इन्फिनिटी तो जीरो है, इस वजह से बी वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू KQ/RB। और ये किसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ है, सिर्फ बाहर वाले प्लस क्यू के वजह से वर्क हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब चलिए ए वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ए वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो ए वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल की बात करें तो पहले तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, पहले तो आपको यहां तक आना पड़ेगा। तो यहां वाले पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, इस पॉइंट की पोटेंशियल होगी KQ/R, डिस्टेंस 2R है, सॉरी, तो मैंने क्या लिख लेना है KQ/2R। इस पॉइंट पे किसके अगेंस्ट वर्क हुआ है, अभी तक सिर्फ प्लस क्यू जो बाहर पे है उसके फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क हुआ है, और क्या पोटेंशियल आ गया KQ/2R। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। KQ/2R कैसे लिख रहे हैं, अब मुझे पता है यहां से लेकर यहां तक जब भी मूवमेंट हुआ है कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है विद KQ/2R। बिल्कुल ठीक है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल KQ/2R ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद सोचिएगा, इसके बाद सोचिएगा क्या हुआ। इसके बाद आप फर्दर और अंदर गए, और जब आप और अंदर गए तो क्या देखने को मिला कि हाँ यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर फील्ड है, और इस फील्ड पे अब आपको वर्क और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा। फील्ड यहाँ पर किसका है सर, यहाँ पर फील्ड इस प्लस क्यू का ही है, इस प्लस क्यू का फील्ड है जनरली आप देखेंगे तो अंदर वाले पॉइंट्स पे। तो इस प्लस क्यू का फील्ड अगेन KQ/R² वाला ही फील्ड है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्म आता है वो क्या आता है KQ1/R इनिशियल माइनस 1/R फाइनल। दिस इज द डेल्टा V, दिस इज द डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल। ऐसा ही तो बनता है एक्सप्रेशन जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो E.dr के साथ, E.dr के साथ नेगेटिव E.dr के साथ, ऐसा ही फॉर्म बनता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज C, पोटेंशियल एट C इज इक्वल्स टू, अब हाई पोटेंशियल का पॉइंट ये होगा, लो पोटेंशियल का पॉइंट ये होगा, तो मुझे लिख लेना चाहिए KQ/, अब कहाँ से फाइनली कहाँ पर पहुँच रहे हो, फाइनली पहुँच रहे हो 1/R/2 माइनस 1/, देख लीजिए, दिस इज VA माइनस VC, एक्स्ट्रा वर्क जो भी किया आपने, तो यहाँ से VA की वैल्यू क्या लिखेंगे, VA की वैल्यू लिखेंगे KQ/R/2 माइनस KQ/R, और यहाँ से VC वाले टर्म को ऐड कर देते हैं, VC है KQ/2R। तो दिस इज द पोटेंशियल एट A, यह आपका A वाले पॉइंट पर होने वाला पोटेंशियल है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें, कैसे पोटेंशियल लिख रहे हैं A वाले पॉइंट का, ये आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ रहे होंगे, कैसे पोटेंशियल वगैरह लिख रहे हैं अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अच्छा, अब इसको करने का एक और आइडिया हो सकता है, एक तो हमने बिल्कुल लॉजिकली अभी किया, जो लॉजिक के साथ सीखा वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट एक और आइडिया हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं, वो आइडिया क्या है। तो आइडिया नंबर 2, सेकेंड आइडिया पे क्या करना है, तो सेकेंड आइडिया पे आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि अंदर वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल बनाता है कोई, सरफेस पे क्या बनाता है, और आउटसाइड वाले पॉइंट पे क्या पोटेंशियल बनाता है, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। और जितने भी शेल हैं सबकी वजह से पोटेंशियल लिख दो और नेट ऐड कर दो। यहाँ पर वेक्टर एडिशन की तो ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पोटेंशियल इज बेसिकली अ स्केलर काइंड ऑफ क्वांटिटी, तो इस वजह से आपको सिर्फ ऐड कर देना है, हर एक सरफेस की वजह से सिर्फ लिख लो। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q आउटर।
इन तीनों की वजह से आप अलग अलग पोटेंशियल लिख लीजिए ए वाले पॉइंट पर और अपने काम को आसान कर लीजिए। तो अगर ऐसा है तो प्लस क्यू की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r/2 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो आप क्या लिखोगे, KQ/r/2। ठीक है। सेकंड, माइनस क्यू की वजह से, अब माइनस क्यू जो पॉइंट है, ये जो माइनस क्यू के चार्ज है उसके लिए वो इनर पॉइंट है, उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट है। तो एक स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखते हैं, जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ/ उसका जो भी रेडियस है, और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से माइनस KQ/r। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। ये हो गया इसका टर्म। और तीसरा अगर मैं लिखूं तो आउटर वाले की वजह से सोचिएगा, तो आउटर वाले प्लस क्यू की वजह से, आउटर वाले प्लस क्यू की वजह से अगर सोचें तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बाहर वाले पॉइंट के, ये ए पॉइंट उसके लिए एक इनर पॉइंट है, तो जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है वही उसके वही उसकी वजह से अंदर वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल है। तो इस वजह से क्या लिखेंगे, KQ/2r। तो दीज आर दी थ्री टर्म्स, और जब आप इसको आप मैच करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका ये दोनों टर्म मैच करना चाहिए। दिस इज द पोटेंशियल एट ए। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किस तरह से बातें कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखना होता है। आप क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल वगैरह अगर लिखना सीख गए तो अब हम आ जाते हैं थोड़े से कंसेंट्रिक शेल्स के बारे में बात कर ले। कंसेंट्रिक शेल्स में कैसे पोटेंशियल, कैसे फील्ड एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी पहले समझते हैं और फिर फील्ड वगैरह के बारे में भी बातें कर लेते हैं। ठीक है। चलो, तो अब मैं इस पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। के लिए ये मैंने शेल लिया अपना, और इस शेल पे डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा कैसे होगा। अब ये थिन शेल्स हैं तो मैंने रेडियस नहीं बताया है, तो चलिए रेडियस बना लेते हैं। लेट अस से कि दिस इज r, दिस इज 2r। एक r है, एक 2r है, सेंटर में हमने q चार्ज रखा है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको पता है यहाँ पर ये फील्ड तो निकलने ही वाला है, इस फील्ड को टर्मिनेट भी करना है जिससे कि कंडक्टर के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे अंदर वाले दोनों की वजह से कोई भी नेट फील्ड ना जाए। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस क्यू आने ही आने हैं, यूनिफॉर्मली आ जाएंगे। माइनस क्यू आ गया। अब ये माइनस क्यू आ गया तो इस कंडक्टर पे नेट चार्ज बदलना नहीं चाहिए। कंडक्टर ए पे नेट चार्ज इनिशियली था नहीं, इस पे प्लस क्यू आ जाना चाहिए। और प्लस क्यू इस तरह से आना चाहिए कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड बने ना, कंडक्टर के अंदर के किसी भी पॉइंट पर फील्ड बने ना। इस वजह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू आ जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी इसके पास Q1 चार्ज था भी, बिकॉज सवाल में ऑलरेडी ये जो मैंने एरो के साथ बनाया है दैट इज द इनिशियल चार्जेस, तो वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं Q1 चार्ज स्प्रेडेड था। तो अब यहाँ पर क्या चार्ज हो गया होगा, Q1 प्लस Q। Q1 पहले से था, अब Q आ गया, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर पे Q रखे थे, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस Q आया, और बाहर वाले सरफेस पे Q1 प्लस Q आ गया। अब मुझे पता है इस Q1 प्लस Q की वजह से जो फील्ड निकलेगा उसे टर्मिनेट करना है इस पॉइंट पर। तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे वो माइनस ऑफ Q1 प्लस Q आने चाहिए, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q आने चाहिए। अब बाहर वाले सरफेस में Q2 ऑलरेडी था, तो अब बाहर वाले सरफेस में अंदर पे कोई फील्ड बनाना नहीं है, तो इस वजह से उसको यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Q2 प्लस Q1 प्लस Q। दिस इज द ओवरऑल चार्ज ऑन ईच एंड एवरी सरफेस। यहाँ तक तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए, किसी भी पॉइंट पर फील्ड बताइए, तो चलिए हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ए कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट ए कंसिडर किया मैंने। अब ए पर फील्ड और ए पर पोटेंशियल लिखकर देखते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फील्ड एट ए एंड पोटेंशियल एट ए। सोचिएगा कैसे लिखेंगे।
फिर किसी एक बाहर वाले पॉइंट को भी कंसिडर कर लेंगे। अभी सिर्फ ए वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए। तो ए वाले पॉइंट पर फील्ड और ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल। सोचिएगा किसकी वजह से फील्ड होने वाला है। हर एक सरफेस की वजह से सोचिए पहले एक बार। बाहर वाले चार्ज की वजह से तो होता नहीं है, उसको भूल ही जाना है, उसको भूल ही जाना है। बाहर वाले की वजह से तो हुआ नहीं। अब बचता है अंदर वाले माइनस ये वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से ए वाले पॉइंट पर फील्ड। सोचिएगा होगा या नहीं होगा। तो अगेन शेल थ्योरम से सोचें, अगर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो शेल थ्योरम से अगर सोचें तो ए वाले पॉइंट पर फील्ड बनेगा नहीं, कैंसिल हो जाने। तो इसका भी फील्ड नहीं रहा। अब कौन बचता है? अब बचता है ये दोनों अंदर के, ये और ये। अब आपको पता है अंदर वाले चार्ज कंडक्टर को क्रॉस करने के बाद बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड बना नहीं सकते। तो अगर वो दोनों बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड बना नहीं सकते दोनों मिलकर, तो इनका भी जीरो हो गया। तो बचता कौन है? सिर्फ बचता है सिर्फ Q प्लस Q1। कौन बचता है? सिर्फ Q प्लस Q1। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि Q प्लस Q1 बाय, अब जो भी डिस्टेंस आप मान लीजिए इसका डिस्टेंस आर ए गिवन है, तो बाय आर ए स्क्वायर। देख लीजिए ये फील्ड हो गया ए वाले पॉइंट पर, ये फील्ड हो गया पॉइंट ए पर। चलिए ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल भी देखते हैं। तो पोटेंशियल एट ए, अब ए पर पोटेंशियल लिखना है तो मैंने आपको दो तरीके बताए। आप इन्फिनिटी से लाते हुए वर्क की तरह लिखें, या फिर जितने भी सरफेस हैं सबकी वजह से लिख दें और फाइनली ऐड करते हैं उनको। विद साइन लिखना होता है, ऐड कर दीजिए, आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो दो आइडियाज़ हैं, दोनों में जो भी पसंद आए उसके साथ हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किसके साथ कैसे लिखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अभी आपको मैं ऐसा बोलता हूँ कि चलिए आप ऐसा कीजिए कि सबकी वजह से लिख लीजिए, जितने भी हैं सबकी वजह से लिख लीजिए। तो अगर सबकी वजह से लिखना चाहें तो मैं अंदर से शुरू कर रहा हूँ। तो के क्यू बाय आर ए माइनस के क्यू बाय आर ए। तो ये दोनों कैंसिल होने थे क्या? हाँ होने थे। क्यों होने थे? बिकॉज इन दोनों ने मिलके अगर बाहर फील्ड नहीं बनाया है तो दोनों ने मिलके पोटेंशियल कैसे बना लेना है? पोटेंशियल का मतलब क्या कि इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट क्या वर्क करना पड़ा होगा इन्फिनिटी से लाने के लिए। तो इन दोनों ने तो बाहर फील्ड ही नहीं बनाया है, तो इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट वर्क भी क्यों करना पड़ा होगा? इस वजह से इनका पोटेंशियल भी जीरो आना चाहिए था। ठीक है, जीरो आता हुआ दिख रहा है। अब देखिएगा इस बाहर वाले चार्ज की वजह से, इस बाहर वाले चार्ज की वजह से तो क्या आया? के Q1 प्लस Q। फिर से इसके सेंटर, तो इस बाहर वाले चार्ज का सेंटर यही है, तो डिस्टेंस आर ए आउटसाइड पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब प्लस ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं, ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं इसकी वजह से पोटेंशियल है, तो के Q1 प्लस Q बाय। अब देखिए ये जो अंदर ये जो शेल है नेगेटिव वाले, इसके लिए इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है। तो सरफेस अगर इसका रेडियस देखें तो रेडियस इज 2r, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख लेना है? 2r, और साथ में साइन नेगेटिव लगाना है बिकॉज चार्जेस नेगेटिव है। ये हो गया। अब कौन सा टर्म बच रहा है देखिएगा, अब कौन से चार्ज बच रहे हैं? बिल्कुल आउटसाइड वाले सरफेस पे जो है वो बच रहे हैं, उनको भी लिख लेते हैं। तो प्लस के Q1 प्लस Q2 प्लस Q, ऐसा है, बाय अगेन 2r, अगेन 2r, बिकॉज डिस्टेंस वो भी आउटसाइड पॉइंट है, ये इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड जो भी शेल है उसके लिए ए पॉइंट इनसाइड है, तो जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर वाले पॉइंट पे वो क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ से आप कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। अब आप फर्दर आगे भी देखिएगा तो आर ए का पॉइंट है ये। अब इनमें से Q वाला एक टर्म शायद बच रहा है, बाकी Q1 Q2 वाले में से एक टर्म कोई देखने को बच रहा है। और आई थिंक आपका वो सिर्फ कौन सा बचना चाहिए के जो बाहर वाले सरफेस पे चार्जेस हैं उसकी वजह से फील्ड बनी थी, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तो सरफेस तक लाए, फिर यहाँ से यहाँ जो वर्क करना पड़ा उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ऐसा भी तो कर सकते थे। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए वो आप यहाँ से कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर फील्ड कंसेंट्रिक शेल की वजह से लिखें, किसी की वजह से भी लिखें, आप अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे कैसे लिखना है। अगर मैं
फील्ड की भी बात करूं तो फील्ड के लिए भी आप सबकी वजह से लिख सकते हैं, तो इसकी वजह से बाहर आया, इसकी वजह से उतना ही अंदर आया। अब चाहे तो आप सबको लिखें और फिर वेक्टरली ऐड कर दें, वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिर्फ लिखना है और नॉर्मल एडिशन कर देना है पोटेंशियल के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो सवाल हैं उसको कंसिडर करते हैं, इससे हमारा पोटेंशियल और फील्ड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिर अगली क्लास में हम एनर्जी के बारे में बात कर पाएंगे, सेल्फ एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। और फिर उसके अगले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 4 से हम अर्थिंग, इंटरकनेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला लेक्चर एक और थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा एंड उसके बाद जो हम लेक्चर नंबर 4 से चलेंगे वहाँ पर हम अर्थिंग एंड फिर इंटरकनेक्शन, इनके बारे में बात वगैरह करने वाले हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलने की कोशिश की गई है इन द गिवन क्वेश्चन। तो अगर एक बार मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूं तो बोला जा रहा है, फॉर द डायग्राम shows situations are given in list 1 and the probable effects of these are given in the list 2. The inner surface of the conductor is marked as 1. This is 1 is not the cavity and all. This 1 is only the marked point of the inner surface, and the 2 is marked as for the outer surface. Match the entries of list 1 with the entries of list 2. अब इनको मैच वैच करना है, आप देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, मतलब क्या है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इसको अपने साथ ले चलते हैं, इसको अपने साथ ले चलते हैं। कोड वगैरह की उतनी नीड नहीं है फिलहाल, तो 4 ऑप्शंस हैं, इसको अपने साथ ले चलते टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, तो देखिए ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन फिगर में दिया गया है। अगर यहाँ पर मैं ध्यान से सोचूं तो सबसे पहले इसमें आपको एक क्यू चार्ज बाहर रख दिया गया है, एक क्यू चार्ज सेंटर में रख दिए हैं, और फिर अब आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना है और बताना है कैसे क्या क्या वेरिएशन आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ओनली इनसाइड चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस्ड। अगर मैं अंदर वाले क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करता हूँ, अभी फिलहाल कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी फिलहाल ये क्यू रखें, यहाँ पर माइनस क्यू यूनिफॉर्म आया है और बाहर पे आप एक प्लस क्यू रखें, तो यहाँ पे बाहर पे जो है वो प्लस के चार्ज तो आए हैं बट नॉन यूनिफॉर्म आए, बाहर नॉन यूनिफॉर्म आए, अंदर पे कैसे आए, यूनिफॉर्म आए। ये तो आपको आइडिया लग रहा होगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, बाहर यूनिफॉर्म अंदर नॉन यूनिफॉर्म, ये आइडिया तो लग रहा होगा। अच्छा, ये अभी फिलहाल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्या बोल रहे हैं, ओनली इनसाइड चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस। तो अंदर वाले चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ तो कैसा वेरिएशन होगा, तो कैसा वेरिएशन होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन बिकम नॉन यूनिफॉर्म, क्या अंदर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। अगर मैं इस क्यू चार्ज को इधर उधर करता हूँ कहीं पे भी, तो क्या अंदर वाले सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, सोचिएगा होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। तो ठीक है, एक तो मुझे समझ में आ गया कि पी का 1 वाला ऑप्शन ठीक दिख रहा है। आगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द क्यू गेट चेंज, क्या 2 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अगर मैं अंदर वाले चार्ज को इधर उधर करता हूं तो बाहर वाले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा क्या, नहीं। बाहर वाले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने अंदर वाले पॉइंट पर फील्ड नहीं बनाना है, उसने अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड नहीं बनाना है। तो अंदर वाले पॉइंट पे किसने फील्ड नहीं बनाना है, जो भी इसके सरफेस में इंड्यूस चार्जेस हैं और साथ में ये जो क्यू है, ये दोनों मिलके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे फील्ड ना बनाए, ऐसी कोशिश है इनकी। अब अगर मैं अंदर वाले चार्ज को इधर उधर मूव करता हूं तो बाहर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों चेंज होगा, बाहर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होगा तो फिर तो और एक्स्ट्रा चार्ज तो आया नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज आया नहीं। तो अब तो उन्होंने अगर एक पहले ई नेट 0 किया था इनिशियल सिचुएशन में, और अगर आप बाहर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दोगे तो ई नेट कैसे 0 रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन 2 गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए चेंजेस, ए वाले पॉइंट पर फील्ड चेंज होगा, सोचिएगा ए वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अंदर वाले पॉइंट पे जो फील्ड बना रहा है वो तो अंदर वाला चार्ज ही बना रहा है, उसको इधर उधर कर देंगे तो बिल्कुल चेंज होगा। तो 3 ठीक दिख रहा है मुझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी चेंजेस, बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, नहीं। बी वाले पॉइंट पर किसका फील्ड है, बी वाले पॉइंट पर बाहर वाले चार्जेस का फील्ड है। बाहर वाले चार्जेस ने क्या अपने फील्ड को चेंज किया है, क्या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया है, नहीं किया है, तो फील्ड कैसे चेंज होगा, नहीं हो सकता। तो 1 और 3 ठीक दिख रहा है। अब आगे आते हैं,
इफ ओनली आउटसाइड चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड, अब सिर्फ बाहर वाले चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, सोचिएगा Q के लिए। तो अगर सिर्फ बाहर वाले चार्ज को डिस्प्लेस करें तो बाहर वाला जैसे ये चार्ज डिस्प्लेस होगा, अगर ये पास आएगा तो यहाँ पर और नेगेटिव लाना पड़ेगा, यहाँ पर और नेगेटिव लाना पड़ेगा इसको इंड्यूस करने के लिए, इसको रोकने के लिए। इसको दूर ले जाएंगे तो कम नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बाहर वाले चार्ज को आप डिस्प्लेस करते हो तो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन जरूर चेंज होगा। इनर पे होगा क्या? इनर पे होगा क्या? सोचिएगा, अगर मैं बाहर वाले चार्ज को इधर उधर करता हूं तो क्या यहां पर इसके फील्ड लाइंस चेंज होंगे क्या? नहीं। अगर इसके फील्ड लाइन चेंज नहीं हुए तो क्या -Q नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो अगर मैं Q की बात करूं तो पहला ऑप्शन उसके लिए ठीक नहीं है, बट दूसरा ऑप्शन सही है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 2 गेट चेंज, बिल्कुल सही बात है, 2 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A चेंजेस, A पे फील्ड किसने बनाना है? A पे फील्ड तो अंदर वाले चार्जेस बना रहे थे, ये वाला चार्ज बना रहा था, उसने कहीं इधर उधर गया नहीं तो उसका फील्ड तो बदलेगा नहीं। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B चेंजेस, B पे चेंज होगा, हाँ बिल्कुल B पे चेंज होगा, बिकॉज चार्ज अगर इसने इसको पीछे कर दिए तो इसका फील्ड अलग हो गया, इधर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, तो B पर फील्ड बदल जाने वाला है। B पर फील्ड बदल जाने वाला है। क्या नहीं बदलेगा? B पर फील्ड तो बदल गया, बट ये दोनों कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि अंदर पे फील्ड अभी भी वो 0 बना पाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये हम बोल सकते हैं Q के लिए हो गया। अब R के लिए देखते हैं। R के लिए क्या है? बोथ चार्जेस आर डिस्प्लेस। अब दोनों चार्ज को अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अगर दोनों को करेंगे तो अंदर को डिस्प्लेस करने से अंदर वाले क्वांटिटी चेंज हो गए, बाहर को करने से बाहर हो गए, तो यहाँ पर तो सब हो जाने चाहिए। फिर S देख लेते हैं। S पे क्या बोल रहे हैं? ऑन अर्थिंग दी स्फीयर। अब अर्थिंग देखना है स्फीयर का, तो इसको अभी मैं फिलहाल के लिए कट कर रहा हूं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से में कभी आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। फिर इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम अर्थिंग के बारे में बात करेंगे, अभी किया नहीं है, इस तरह से मैं इसको फिलहाल कट कर रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। एक वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ वॉइस वगैरह का इशू आ गया था। देखिएगा क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे, फिर से वापस से मैं आता हूँ। तो इस पे अगर देखते हैं, अब चार्ज Q हमने इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे रख लिया है, हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट X इनसाइड द कंडक्टर, X वाले पॉइंट पर जो कि कंडक्टर के अंदर है वहां पर क्या पोटेंशियल होगा, इसके बारे में बात करना है। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास फिगर है, ये मेरे पास फिगर है। अब मुझे X वाले पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। अब X वाले पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो मुझे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये आपका कंडक्टर है, यहाँ पर कैविटी है, ये आपका यहाँ पर एक चार्ज Q रखे हैं, बाहर पे एक चार्ज कैपिटल Q रखे हैं, और अब आपको पता है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉइंट अपना यहाँ पर कहीं X है। अगर बाहर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बाहर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे ये आइडिया लग गया है कि इस वाले पॉइंट पर अगर बाहर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाहर फील्ड कैसा है मुझे ये नहीं पता, बाहर फील्ड कैसा है ये मुझे नहीं पता। और अगर बाहर का फील्ड का नॉलेज नहीं है मुझे, अगर बाहर वाले पॉइंट पर मुझे फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं उसके अगेंस्ट वर्क कैसे लिख पाऊंगा? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, बिकॉज अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल, हाँ इन दोनों की वजह से तो मैं ज़रूर लिख लूँगा, इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेट पोटेंशियल तो ज़रूर लिख लूँगा, बट इसकी वजह से क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। इसकी वजह से जो पोटेंशियल लिखना है उसमें परेशानी ज़रूर हो जाएगी। तो अब क्या आइडिया है सर, अब क्या आइडिया है, क्या किया जाए? तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आइडिया रखते हैं। और आपको एक बात मैं याद दिलाऊं कि आपको एक चीज़ याद होगा कि कंडक्टर जो है वो इक्वी पोटेंशियल नेचर का होता है, वो इक्वी पोटेंशियल नेचर का होता है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होता है। तो जैसा पोटेंशियल यहाँ है वैसा पोटेंशियल यहाँ है, वैसा यहाँ है, वैसा यहाँ है, वैसा यहाँ है। तो अगर x पे पोटेंशियल चाहिए तो उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए कोई एक सिमेट्रिक पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर शायद पोटेंशियल निकाल पाए हम।
तो अगर मैं पोटेंशियल के लिए बोलूं, अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है, अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं, तो अगर इसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दो रास्ते होते हैं। या तो इस ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड लिख लो और उसके अगेंस्ट वर्क लिख लो, एक तो ये रास्ता हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अब आप इन सबको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो। इस पॉइंट चार्ज Q1 का डिस्टेंस अगर R1 है, इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस अगर R2 है, तो आप, और इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस अगर R3 है, तो आप इंडिविजुअल के लिए पोटेंशियल लिख सकते हैं। और ऐसे ही सारे चार्जेस के लिए पोटेंशियल निकालते हुए, नेट करते हुए, ऐड करते हुए फाइनल पोटेंशियल लिख सकते हैं। एक रास्ता तो ये है हमारे पास, बट इसके लिए सारे चार्ज से डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। बट एक्स का डिस्टेंस हर एक चार्ज से अलग अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से ये काम भी हम नहीं कर सकते, फील्ड वाला काम भी नहीं कर सकते फॉर पॉइंट एक्स। बट ये जो अप्रोच है मैं सेंटर वाले पॉइंट के लिए ज़रूर कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज सरफेस पे ही आए हैं ना चार्ज। अब यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, जैसे भी हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट आए तो सरफेस पे ही हैं। और अगर सरफेस पे आए हैं तो सरफेस से डिस्टेंस तो इस पॉइंट का हमेशा आर ही है। सरफेस से डिस्टेंस तो आर ही है। और इसके अगर इनर सरफेस पे, अगर इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ऑब्वियसली नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस शुड बी प्लस क्यू। नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस शुड बी प्लस क्यू। तो इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए मैं इस प्लस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मुझे नहीं पता, बट है इस सरफेस में, और सरफेस का पर होने वाले हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जरूर के क्या है, कैपिटल आर ही है। इस वजह से पोटेंशियल एट ओ अगर मैं लिख लूं तो इसके लिए मैं लिख पाऊंगा के क्यू बाय आर। ये किसकी वजह से हो गया? आउटर सरफेस की वजह से। और कौन सा बचता है? ये दोनों मिलके तो पोटेंशियल बनाने नहीं है। इसने जो सेंटर पे बनाना है और इसने जो सेंटर पे बनाना है वो कैंसिल ही हो जाना है। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है नहीं, बचता है कि ये, इसका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय, अब ये जो भी डिस्टेंस था इनके बीच का, ये डिस्टेंस जो भी है, तो ये डिस्टेंस डी बताया गया है। सो दिस इज द पोटेंशियल एट ओ, एंड पोटेंशियल एट ओ इज सिमिलर टू द पोटेंशियल एट एक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकेंड पार्ट का आंसर मैं सिमिलर बोल सकता हूं, विच इज के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एट एक्स एज वेल एज द पोटेंशियल एट ओ। क्लियर होगा? ये दोनों ऑप्शन हमने देख लिए। अब आ जाते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस्ड एट द आउटर मोस्ट सरफेस ओनली। तो दो भी सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस पे जो भी चार्जेस आए हैं उसकी वजह से एक्स वाले पॉइंट पर फील्ड के बारे में बात करना। ये तो आसान है, ये सोचना तो आसान है। कैसे? बिकॉज आउटर मोस्ट सरफेस पे जो भी चार्जेस आए हैं उसकी वजह से एक्स पर फील्ड। तो आप वो याद कीजिए, यूनिकनेस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आउटसाइड चार्ज जितने भी है, आउटसाइड चार्ज की वजह से जो नेट फील्ड है वो जीरो ही होगा इनसाइड चार्ज, इनसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड चार्ज कौन से हैं? ये जो है क्यू सरफेस। अब मुझे पता नहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू एक ही है, ये आउटर वाले पे, और ये क्यू, यही दोनों तो आउटर चार्जेस हैं। दोनों का नेट फील्ड एक्स पे जीरो होना चाहिए। अब मुझे इसका फील्ड लिखना आता है बिकॉज इससे डिस्टेंस भी पता है, एक पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस आर बताया गया है। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू एट एक्स प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू आउटर एट एक्स शुड बी जीरो। दोनों का फील्ड एक्स पर मिलाकर जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूनिकनेस थ्योरम। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये वाले का फील्ड तो मुझे पता ही है, ये मैं लिख सकता हूँ के क्यू बाय ये जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर। दिस इज द फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसी का नेगेटिव होगा, तो इस वजह से फील्ड क्या बनेगा? फील्ड ई प्लस क्यू आउटर की वजह से जो कि हमें पूछा गया है एट एक्स, दैट विल बी माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। तो ये वाला आंसर अपना क्यू का इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? लास्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
ड्यू टू ऑल द इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट एक्स इनसाइड द कंडक्टर। तो जितने इंड्यूस्ड चार्जेस हैं सबकी वजह से एक्स वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो आसान है, ड्यू टू ऑल द इंड्यूस्ड चार्जेस अपने को नेट पोटेंशियल लिखना है एक्स पे। तो डी ऑप्शन देख रहे हैं, पोटेंशियल एट एक्स ड्यू टू ऑल इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्जेस कहाँ कहाँ है एक बार चेक कीजिए। इंड्यूस्ड चार्जेस कहाँ पर है, एक यहाँ पर आप देख सकते हो Q, और यहाँ पर आपके प्लस Q जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है हमें नहीं पता, प्लस Q, यहाँ पर पॉइंट है X, यहाँ पर पॉइंट है X, और अब मुझे इस X पे ये माइनस Q और ये बाहर वाले प्लस Q की वजह से नेट पोटेंशियल लिखना है, इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल लिखना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर होने वाला जो नेट पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, बाहर वाले प्लस Q की वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू Q इसकी वजह से पोटेंशियल है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, ये सब मिलके ही तो वी नेट है, ये सब मिलके ही तो वी नेट है। और वी नेट मुझे पता है, वी नेट मुझे पता है के क्यू बाय डी प्लस के क्यू बाय आर, ऐसा ही तो आया था पोटेंशियल एट एक्स, लिख लीजिए के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाई आर, दिस इज द नेट पोटेंशियल। और ये इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से तो है, इंड्यूस्ड में सब आ गए, ये वाले जो हमें चाहिए ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसी को मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो प्लस Q की वजह से, Q की वजह से और इसकी वजह से, सब की वजह से मिलाकर नेट मुझे पता है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ तो मैं, ये नेट मुझे पता ही है, इन दोनों को निकाल लेते हैं। इसका पोटेंशियल लिख सकता हूँ क्या एक्स पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स से उसका डिस्टेंस आपको क्या बताया गया है, एक्स से उसका डिस्टेंस आपको आर बताया गया है, तो उस प्लस Q का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर। इस Q का क्या है, ये Q का यहाँ से डिस्टेंस आपको बताया गया होगा, ये डिस्टेंस आपको आर डैश बताया गया है, तो क्या लिख लूँगा, के स्मॉल क्यू बाय आर डैश प्लस वी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाय आर। तो यहाँ से वी इंड्यूस्ड अगर मुझे चाहिए तो लिख सकता हूँ के क्यू बाई डी प्लस के क्यू बाय आर माइनस के कैपिटल क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर डैश। तो देख सकते हैं ये आपके 4 ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर आप जनरली सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। तो लास्ट वाले पार्ट का अगर आंसर देखें तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका लास्ट सही होना चाहिए फॉर दी ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो आज के लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर पे मिलेंगे विथ लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर को फिलहाल यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।